गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए राजनीतिक सिद्धांत प्रथम प्रश्न पत्र है, पहली यूनिट, और इसका टॉपिक है नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का स्वरूप। इसमें हम दो आयामों पर बात करते हैं कि क्या राजनीति विज्ञान विज्ञान है और क्या राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। तो ये दो जो आयाम हैं, ये इन दोनों आयामों पर अब हम इसमें चर्चा करते हैं। पहला आयाम हम ले रहे हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। यद्यपि हमारे अध्ययन के विषय को राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस विषय को विज्ञान मानने के विषय में विज्ञान के राजनीति विज्ञान के विद्वानों में ही बहुत अधिक मतभेद है। एक और बकल, काम्टे, मैटलैंड, एमास, बियर्ड, कैटलिन, मॉस्का, ब्रोगन, बर्क आदि विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो दूसरी ओर अरस्तु, जो राजनीति विज्ञान के जनक हैं, इसे सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर साइंस कहते हैं, और बर्नार्ड शॉ इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहते हैं। अरस्तु और बर्नार्ड शॉ के अलावा बोदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंचली, जेलिनेक और डॉक्टर फाइनर, लास्की आदि अन्य विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यहाँ हम कुछ ऐसे तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके माध्यम से ये सिद्ध होता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता। बकल, काम्टे आदि विद्वानों के अनुसार विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्य और कारण में सदैव निश्चित संबंध पाया जाता है और जिसके निष्कर्ष निश्चित एवं शाश्वत होते हैं। विज्ञान की इस परिभाषा के आधार पर ये विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। काम्टे के शब्दों में राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ उसकी अध्ययन विधियों, सिद्धांतों एवं निष्कर्षों के संबंध में एकमत नहीं है। इसमें विकास की निरंतरता का अभाव है। इसमें उन तत्वों का अभाव है जिसके आधार पर भविष्य के लिए ठीक निष्कर्ष निकाले जा सके। तो पहला जो तर्क है वह है सर्वमान्य तथ्यों का अभाव। राजनीति विज्ञान में गणित के 2 और 2 4 या भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण के नियम की भांति ऐसे तथ्यों का नितांत अभाव है जिन पर सभी विद्वान सहमत हों। यदि एक और आदर्शवादी राज्य की सर्वोच्च सत्ता का प्रतिपादन करते हैं तो दूसरी ओर अराजकतावादी राज्य की अनावश्यकता का। बेंजामिन फ्रैंकलिन, अबेसीज और लास्की जैसे अनेक विद्वान एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के समर्थक हैं, तो लैकी, सिज्विक, ब्लंचली आदि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के नितांत विरोधी हैं। अन्य बातों के संबंध में भी इसी प्रकार के मतभेद विद्यमान हैं। दूसरा तर्क है कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव। भौतिक और रसायन विज्ञान में कार्य और कारण में निश्चित संबंध पाया जाता है, किंतु राजनीतिक क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाएं अनेक पेचीदे कारणों का परिणाम होती है और क्रिया प्रतिक्रिया के इस चक्र में अमुक घटना किन कारणों के परिणाम स्वरूप हुई, यह कहना बहुत कठिन हो जाता है। 1917 की सोवियत क्रांति साम्यवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप हुई थी या उस समय के विशेष अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के कारण, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। तीसरा तर्क है पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव। पदार्थ विज्ञानों में एक प्रयोगशाला में बैठकर यंत्रों की सहायता से मनचाहे प्रयोग किए जा सकते हैं, किंतु राजनीति विज्ञान में इस प्रकार के पर्यवेक्षण एवं परीक्षण संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन विषय
मानव के क्रियाकलाप हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। इस संबंध में ब्राइस ने कहा है कि भौतिक विज्ञान में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बार बार प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन राजनीति में एक प्रयोग बार बार नहीं दोहराया जा सकता, क्योंकि उसी प्रकार की दशाएं दोबारा पैदा नहीं की जा सकती, जैसे कोई एक नदी के एक प्रवाह में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता। चौथा तर्क है मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता। प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन विषय निर्जीव होते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय मानव एक जीवित, जागृत और चेतन सत्ता है। अलग अलग व्यक्तियों के स्वभाव में अंतर होता ही है और एक समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति भी भिन्न भिन्न रूप से आचरण करते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीति विज्ञान, जो कि मनुष्य और उससे संबंधित संस्थाओं का अध्ययन करता है, प्राकृतिक विज्ञान की तरह नहीं हो सकता। पांचवा तर्क है अचूक माप की कमी। शुद्ध माप विज्ञान की एक विशेषता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में शुद्ध माप संभव नहीं है। मनुष्यों का आवेग, उत्तेजना, भावना, अभिलाषा, क्रोध, प्रेम आदि राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्व नितांत अस्पष्ट और अदृश्य हैं, जिन्हें ताप या गैस के दबाव की भांति मापा नहीं जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव। पदार्थ विज्ञान के नियम निश्चित होने के कारण किसी भी विषय के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यह सही सही बतलाया जा सकता है कि किस दिन और किस समय चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन राजनीति विज्ञान में यह नहीं बतलाया जा सकता कि किसी निश्चित विचार का जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा या चुनाव में किस पक्ष की विजय होगी। अप्रैल 1992 के ब्रिटिश आम चुनाव तथा भारत में तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्यों में 12वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहे हैं। बर्ग तो कहते हैं कि राजनीति में भविष्यवाणी करना मूर्खता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिभाषा, शब्दावली और अध्ययन पद्धतियों के संबंध में मत विभिन्नता। विज्ञान की एक विशेषता यह मानी जाती है कि उसमें परिभाषा, शब्दावली तथा अध्ययन पद्धतियों के संबंध में निश्चितता और एकमतता हो, लेकिन हमारे अध्ययन विषय के संबंध में स्थिति विपरीत ही है। स्वयं इस विषय के नाम के संबंध में मत विभिन्न हैं और राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने इसके लेखक। इस विषय के अंतर्गत प्रजातंत्र और समाजवाद जैसी अनेक बहुअर्थी धारणाएं भी हैं। इसी बात की ओर लक्ष्य करते हुए लावेल ने लिखा है कि राजनीति विज्ञान में आधुनिक विज्ञान की प्रथम आवश्यकता की कमी है। इसमें शिक्षित व्यक्तियों के लिए बोधगम्य पारिभाषिक शब्दों का अभाव है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्ययन विषय आत्मपरक है, वस्तुपरक नहीं। विज्ञान वस्तुपरक होता है और उसकी अध्ययन वस्तु निर्जीव होने के कारण वैज्ञानिक मानवीय भावनाओं से दूर रहते हुए तटस्थता के साथ इसके अध्ययन में संलग्न रहता है। लेकिन राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाना अर्थात अध्ययन में तटस्थ होना कठिन है। चाहे कश्मीर का प्रश्न हो या महाशक्तियों के शीत युद्ध का प्रश्न, राजनीतिक विषयों का अध्ययन पदार्थ विज्ञानों की भांति वैज्ञानिक रूप से नहीं कर किया जा सकता। ऊपर डिस्कस किए गए इन तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं, बकल ने भी ये कहा है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति की को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। इसी बात को मैटलैंड ने अपनी व्यंग्यमयी भाषा में इस प्रकार कहा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं परंतु शीर्षक के प्रति खेद होता है। बर्क अपनी उपहासमयी भाषा में कहते हैं कि जिस प्रकार हम सौंदर्य विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान का विज्ञान बनना ना तो संभव है और ना ही वांछनीय। तो ये हमने जो तर्क पढ़े, ये इस बात को प्रतिपादित कर रहे हैं
कि राजनीति विज्ञान विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता। अब हम दूसरा आयाम ले रहे हैं जिसमें हम ये स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिकता के तत्व हैं। बकल, काम्टे आदि विद्वानों का दृष्टिकोण विज्ञान की संकुचित एवं त्रुटिपूर्ण धारणा पर आधारित है। इन विद्वानों द्वारा पदार्थ विज्ञानों की परिभाषा को राजनीति विज्ञान जैसे सामाजिक विज्ञान पर लागू करने की भारी भूल की गई है। सर्वमान्य तथ्यों और कारणों तथा कार्य के बीच निश्चित संबंध पाए जाने वाले विषय को ही विज्ञान कहा जाए, इस प्रकार का दृष्टिकोण उचित नहीं है। गार्नर के शब्दों में विज्ञान की ठीक परिभाषा देते हुए कहा जा सकता है कि एक विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव एवं अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो और जिसके तथ्य परस्पर संबद्ध, क्रमबद्ध और वर्गीकृत किए गए हों। चैम्बर्स डिक्शनरी में विज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि विज्ञान वह ज्ञान है जो पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित हो, भली भांति परीक्षित और क्रमबद्ध हो और सामान्य सिद्धांतों में समाहित हो। चैम्बर्स डिक्शनरी, हंशा और थॉमसन आदि विद्वानों द्वारा भी विज्ञान की परिभाषा इसी प्रकार दी गई। उपयुक्त परिभाषाओं के संदर्भ में जब राजनीतिक विज्ञान पर विचार किया जाता है तो यह नितांत स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। इसके पक्ष में हम निम्न तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला तथ्य है, राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित है। विज्ञान का सर्वप्रथम लक्षण यह होता है कि उसका समस्त ज्ञान क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। यह लक्षण राजनीति विज्ञान में पूरे तौर पर विद्यमान है। राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार, अन्य राजनीतिक संस्थाओं, धारणाओं व विचारों का क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए राजनीति विज्ञान में राज्य के भूतकालीन स्वरूप के आधार पर ही वर्तमानकालीन स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करके किया जाता है। दूसरा तर्क है अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व एवं एकरूपता। अध्ययन सामग्री के आधार पर भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी अध्ययन सामग्री में बहुत कुछ सीमा तक स्थायित्व एवं एकरूपता विद्यमान है। यद्यपि मानव व्यवहार में जड़ पदार्थ जैसी एकरूपता नहीं पाई जाती, फिर भी ये कहा जा सकता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में मनुष्य का राजनीतिक आचरण एक निश्चित प्रकार का ही होगा। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि मानव प्रकृति की प्रवृत्तियों में एकरूपता तथा समानता पाई जाती है, जिसकी सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार के कारणों से प्रभावित होकर मनुष्य बहुधा समान प्रकार के कार्य ही करता है। तीसरा तथ्य है सर्वमान्य तथ्य। राजनीति विज्ञान में कुछ सर्वमान्य तथ्य अवश्य ही हैं। आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसी प्रकार के सर्वमान्य तथ्य का प्रतिपादन करते हुए लिखा है, यदि दंड शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो गृहस्थों की तो बात ही क्या, वानप्रस्थी और सन्यासी लोग भी क्रुद्ध हो जाते हैं और विद्रोह कर बैठते हैं। इसके विपरीत दंड शक्ति का ठीक रूप से प्रयोग करने पर जनता में सर्वत्र धर्म का राज्य रहता है। इसी प्रकार कुछ अन्य बातों पर भी सभी सहमत हैं, यथा लोक सेवाओं के सदस्य स्थायी आधार पर नियुक्त किए जाने चाहिए तथा वे तटस्थ और निष्पक्ष होने चाहिए। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। असमानता, जातिवाद, निरक्षरता और अत्यधिक निर्धनता लोकतंत्र के लिए खतरे हैं। इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान में मतैक्य का जो अभाव है, उसका कारण विषय का अवैज्ञानिक होना नहीं, बल्कि देश काल के अनुसार परिवर्तित होने वाली मानवीय प्रकृति और संबंधित विचारकों की भावनाओं का भेद है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध। कार्य और कारण के पारस्परिक संबंध के विषय में की गई आपत्ति भी विशेष महत्व नहीं रखती। इसमें संदेह नहीं कि पदार्थ विज्ञानों की तरह राजनीति विज्ञान में कारण और कार्य में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। फिर भी विशेष घटनाओं के अध्ययन से कुछ सामान्य परिणाम तो निकाले ही जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जनता का असंतोष, शासक वर्ग का शासित वर्ग के प्रति अपमानजनक व्यवहार और आर्थिक असमानता सदैव ही विद्रोह के सामान्य कारण रहे हैं। शक्तियों के विकेंद्रीकरण से
जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है और शासकों को बिना किन्हीं प्रतिबंधों के शासन शक्ति प्रदान कर दी जाए तो वे भ्रष्ट हो जाते हैं। ब्राइस के शब्दों में मानवीय कार्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है तथा उन्हें श्रृंखलाबद्ध करके सामान्यतया प्रचलित प्रवृत्तियों के परिणाम के रूप में उनका अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यवेक्षण और परीक्षण संभव। राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण और परीक्षण भी संभव है, यद्यपि इस विषय के अंतर्गत इसका रूप पदार्थ विज्ञानों से भिन्न होता है। पर्यवेक्षण की पद्धति के आधार पर लोकतंत्रवाद और दूसरी शासन पद्धतियों का अध्ययन करते हुए हम ये सामान्य परिणाम निकाल सकते हैं कि दूसरी शासन पद्धतियों की अपेक्षा लोकतंत्र लोकहित के प्रति अधिक सजग रहता है। इसी प्रकार विविध राज्यों के कार्यक्षेत्र के अध्ययन के आधार पर यह परिणाम निकाला जा सकता है कि राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित रखने की विचारधारा के स्थान पर लोक कल्याणकारी राज्य की नीति ही उपयुक्त है। लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में और मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना इसी पद्धति का प्रयोग किया है। राजनीति विज्ञान में यद्यपि पदार्थ विज्ञानों की भांति प्रयोगशालाओं में बैठकर पूर्ण निश्चितता एवं सरलता से तो प्रयोग नहीं किए जा सकते, फिर भी राजनीति विज्ञान में प्रयोग होते ही रहते हैं और एक प्रकार से संपूर्ण मानव जगत इसकी प्रयोगशाला है। नेक्स्ट पॉइंट है भविष्यवाणी की क्षमता। जहां तक भविष्यवाणी की क्षमता का संबंध है, राजनीतिक विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों की भांति तो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, पर इतना मानना होगा कि इस विषय में भी भविष्यवाणी संभव है, चाहे वह भविष्यवाणी सदैव सत्य न हो। डॉक्टर फाइनर ने लिखा है कि हम निश्चितता पूर्वक भविष्यवाणियां नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त कर ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि सही रूप में भविष्यवाणी की क्षमता ही विज्ञान की कसौटी मान ली जाए तो फिर ऋतु विज्ञान जैसे अनेक विषय भी विज्ञान नहीं कहे जा सकते। उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी अनेक बार गलत सिद्ध होती है। वस्तुतः राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के संबंध में बकल, काम्टे, मैटलैंड आदि द्वारा उठाई गई आपत्तियां बहुत अधिक सीमा तक निराधार हैं और पदार्थ विज्ञानों में आधारभूत रूप से भिन्न होने पर भी राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। अरस्तु, बोदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, कार्नवाल, लेविस, सिज्विक, ब्राइस, ब्लंचली, बर्गेस, बिलोबी, जेलिनेक, गार्नर आदि सभी विद्वान इसे एक विज्ञान मानने के पक्ष में हैं। हॉर्जनबार्ग ने इस विषय के लिए विज्ञान का दावा करते हुए कहा कि ज्ञान भंडार में जो महान वृद्धि हो चुकी है उसे देखते हुए यह अस्वीकार करना असंभव है कि राज्य से संबद्ध सभी अनुभवों, अवस्थाओं और ज्ञान को राज्य विज्ञान के अंतर्गत लाया जा सकता है। सर फ्रेडरिक पोलक का भी विश्वास है कि जिस प्रकार नैतिकता का विज्ञान है, उसी भाव में और उसी तरह अथवा लगभग उसी सीमा तक राजनीति का भी विज्ञान है। तो ये दोनों ही आयामों में हमने देखा कि किस प्रकार राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान की श्रेणी में स्वीकार कर लिया गया है। राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में भी स्थापित है। कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि कोई भी अध्ययन या तो विज्ञान की श्रेणी में आता है या कला की, लेकिन वस्तुतः ऐसा सोचना त्रुटिपूर्ण है। विलियम एस्लिंगर ने ठीक ही लिखा है कि विज्ञान और कला का परस्पर विरोधी होना जरूरी नहीं है, कला विज्ञान पर आधारित हो सकती है। राजनीति विज्ञान के संबंध में यह बात पूर्णतया लागू होती है। राजनीति विज्ञान के कला होने के संबंध में विचारकों में बहुत अधिक मतभेद नहीं है। कला ऐसे ज्ञान को कहा जा सकता है जिसका उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर बनाना हो। एक विचारक के शब्दों में सत्यम, शिवम और सुंदरम की साधना ही कला है। इस अर्थ में राजनीति विज्ञान एक कला भी है और ब्लंचली जैसे अनेक विचारकों का तो कथन है कि राजनीति से विज्ञान की अपेक्षा कला का ही अधिक बोध होता है। राज्य का संचालन किस रूप में हो, क्रियात्मक दृष्टि से कैसा व्यवहार करे, राजनीति में इन सब बातों का प्रतिपादन होता है। राजनीति विज्ञान में राज्य के भूतकालीन और वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करने के साथ साथ राज्य के भावी आदर्शात्मक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है और यह बतलाया जाता है कि भविष्य में राज्य और राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। राजनीति विज्ञान में इस बात का प्रतिपादन किया जाता है कि विश्व शांति के हित में राष्ट्रीय राज्यों का अंत कर एक विश्व संघ की स्थापना की जानी चाहिए। वर्तमान समय में लगभग सभी पक्षों द्वारा जन कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपना लिया गया है और यह भी माना जाता है कि एक राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को अधिकाधिक स्वतंत्रता और अधिकार दिए जाने चाहिए। एक श्रेष्ठ राज्य
और सुसंस्कृत आदर्श समाज की स्थापना राजनीति विज्ञान के अध्ययन का ध्येय और लक्ष्य है। और इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान एक उच्च कोटि की कला है जो समाज का यथार्थ चित्र भी है, प्रस्तुत करती है और प्रदर्शन भी। वर्तमान समय में मानव जीवन और राज्यों का पारस्परिक जीवन बहुत अधिक आत्मनिर्भर हो गया है और ऐसी परिस्थितियों में राजनीति विज्ञान का कला रूप ही विश्व को विनाश से बचा सकता है। वस्तुतः राजनीति विज्ञान एक विज्ञान और कला दोनों ही हैं। कैटलीन राजनीति का अर्थ विस्तार करते हुए उसे कला, दर्शन और विज्ञान तीनों मानता है। लासवेल ने भी इसे कला, विज्ञान और दर्शन का संगम कहा है। तो ये एक अलग से प्रश्न बनता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, इसके पक्ष में तर्क दीजिए। राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, इस तथ्य के पक्ष में तर्क दीजिए। तो दोनों ही आयाम आपको यहाँ स्पष्ट करने होते हैं और सारांश रूप में बताना होता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान भी है और एक कला भी है।